अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि सीएलएस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सबसे पहली चीज आपके ऐसे राइटिंग के अंदर जेंडर स्टडीज पढ़ने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप इन सारी चीजों के साथ आप इतने सारे एस्पेक्ट को जब आप देखते हैं तो आपके पास आर्ग्यूमेंट की वैरायटी होती है। और जब आपके पास आर्ग्यूमेंट की वैरायटी होती है, आपके पास आर्ग्यूमेंट बिल्ड होता है। आपके पाकिस्तान अफेयर आप 2001 से 2000 से पेपर उठाएं, आपको हर एक 2 साल के बाद जेंडर एस्पेक्ट्स के हवाले से आपको सवालात मिलते हैं। और मैं आपको बाद में ऐसे की सारी लिस्ट भी बताऊंगा, दिखाऊंगा कि 2003 के बाद कोई ऐसा साल नहीं आया जिसके अंदर, जिस ईयर के अंदर आपके जेंडर स्टडीज के हवाले से, फेमिनिज्म के हवाले से कोई उसने एस्पेक्ट ना पूछा हो। ठीक हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जितने भी मेरे सामने अभी हैं, अटेंड कर रहे हैं सेशन, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर फोकस करें, इस सब्जेक्ट को क्रिटिकली आप देखें, आपको 75 70 प्लस आप नंबर इजीली ले सकते हैं। क्योंकि हम उन कंपलसरी की तो बात नहीं कर रहे ना, हम कह रहे हैं कि और हर कोई बंदा इस चीज के ऊपर उसका यकीन है और वो मानता है और वो उसके हिसाब से ये चीज सही भी है हमारे हवाले से, कि आप ऑप्शनल में जब अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर आपकी जो पोजीशन है वो मजबूत हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे कि ये सब्जेक्ट जो है फ्लक्चुएशंस का शिकार क्यों रहा है। ठीक हो गया। हम एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो पहली रिपोर्ट 2016-17 की गालिबन है, उसमें एक था कि जो क्वालिटी ऑफ आंसर थी वो अच्छी थी। ठीक है। मसला पहला कहां आया? पहला मसला ये आया कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, कोशिश ये की कि जो सवाल पूछा गया था उसको रिलीजियस या थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जवाब देने की कोशिश की। जबकि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है कि वो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उसको सोशल साइंस पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए और उस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है। तो एक्सपेक्ट ये किया गया था कि स्टूडेंट जो होंगे साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करेंगे, ना कि रिलीजियस या ट्रेडिशन जो नैरेटिव है उनको वो बयान करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो टेंडेंसी देखी गई स्टूडेंट्स के अंदर वो ये कि वो स्वीपिंग और जो अनवेरिफाइड स्टेटमेंट है वो बता रहे थे। ठीक है। और जब आप सोशल साइंटिस्ट हैं और जब आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म है ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद जेंडर स्टडीज की जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें एग्जामिनर काफी नाराज हुआ स्टूडेंट से। ठीक है। वो क्या थी कि पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स की ग्रामर की मिस्टेक्स थी, स्पेलिंग्स की थी, लैंग्वेज की थी। चलो ये जो कंपोजिशन का पार्ट है। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहता है कि वो अच्छी तरह से वेल वर्स नहीं थे, मतलब उनको ग्रिप नहीं थी सब्जेक्ट्स के ऊपर, जेंडर स्टडीज के, और ना ही उनके कॉन्टेक्ट के हवाले से वो लिटरेट थे। अच्छा, कैंडिडेट्स के पास जो स्किल होना चाहिए आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने का और उसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करने का, उसकी भी उनके अंदर कमी थी। उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, इसमें ये कहा था कि ये 18 की गालिबन रिपोर्ट है या 19 की है। ठीक है। उसमें ये एग्जामिनर कहता है कि जितने भी आंसर अटेम्प्ट के कैंडिडेट्स ने वो क्या थे, वो सारे उन मवाद से उन्होंने लिए गए थे जिसको वो रिप्रोड्यूस करके उन्होंने आंसर कॉपीज फिल कर दी। और वो बुक्स या तो जेंडर स्टडीज के अकेडमीज के थे या नोट्स कॉपी करके स्टूडेंट्स ने वहां पर कॉपीज के ऊपर पेस्ट कर दिए। अब ये वो सारी बातें हैं जो एग्जामिनर खुद कर रहा है। अब उसकी मैं मिसाल सिंपल लेता हूं कि आप 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट को मैं एक पैराग्राफ देता हूं और कहता हूं कि ये समझकर मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो 10 स्टूडेंट जो मुझे जवाब लिख के देंगे तो उनके अंदर एक सिमिलरिटी होगी क्योंकि उन्होंने एक जगह से पढ़ा है। अब आप मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अकेडमीज के बुक्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस हैं, फिर आप उसी मटेरियल को रिप्रोड्यूस करके दोबारा जब आप सेकंड टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर वो स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग जो होता है आर्ग्यूमेंट वो नहीं होगा। और उसके अलावा उसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होगी, आपके अंदर कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा। ठीक हो गया। और मोस्टली स्टूडेंट का फोकस किसके ऊपर था? हेडिंग्स के ऊपर, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन।
तकरीबन ने वही फॉलो किया हुआ था जिस तरह बुक्स में बताया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि जो कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, नॉलेज की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, उसकी एप्लीकेशन है, इसके अंदर तकरीबन सबकी अंडरस्टैंडिंग ना होने के बराबर थी। ठीक हो गया, ये सारी हैं। अब ओवरऑल एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है? ओवरऑल एग्जामिनर ये चार बातें हैं एग्जाम को कर रहा, डिमांड कर रहा है सुनते कि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो लिखते हैं उसके अंदर कोहेरेंस हो, यानी जो वो बात जहां से शुरू कर रहे हैं जहां पर खत्म कर रहे हैं उसके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन हो। अगर वो बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर वुमेन के मसाइल कौन से हैं और उनसे डील क्या किस तरह किया जाए, तो उसके अंदर एक कोहेरेंस हो। सेकंड, आर्गुमेंटेशन हो कि जब आप आर्ग्यूमेंट कोई कर रहे हैं तो आप जब आपने आर्ग्यूमेंट एक स्टैंड लिया है उसको आप अच्छे तरीके से बयान करें, उसके साथ उसको एविडेंस के साथ सपोर्ट करें कि वाकई ये चीज एग्जिस्ट करती है। थर्ड, प्रॉपर रेफरेंसिंग कि गोया अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, आपका अपना एनालिसिस है, या आप किसी और की बात कोट कर रहे हैं, या आप किसी पेपर का आप हवाला दे रहे हैं या रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस। इससे मुराद क्या है कि आपका जो फॉर्मेट है उसे दिखना चाहिए कि वाकई ही एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट ने इस पेपर को हल किया है, उसको अटेम्प्ट किया है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई एक जो पेपर होता है जनरल स्टडीज का उसमें एग्जामिनर डिमांड क्या करता है और हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक हो गया। अब सवाल था कि what type of feminism can elevate the social, cultural, economic and political status of women in Pakistan? जब भी कोई एग्जामिनर आप सवाल करता है तो स्टूडेंट की कोशिश ये होनी चाहिए कि उस सवाल के अंदर टॉपिक क्या है और उसकी इंक्वायरी क्या है। टॉपिक हमारा रिवॉल्व करता है फेमिनिज्म के ऊपर, और इंक्वायरी ये है कि फेमिनिज्म की कौन सी टाइप है जिसके जरिए जो विमेन का स्टेटस है वो सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, वो किस तरह से पाकिस्तान में वो उसको एलिवेट किया जा सकता है, उसको प्रोमोट किया जा सकता है और उसको इनहेंस किया जाता है जा सकता है। ठीक हो गया। अब सिंपली अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक आम स्टूडेंट जो मोस्टली तकरीबन इस तरह से करते हैं, वो किस तरह सवाल करेगा? ठीक है, हमने वो बुक्स वाली बात ली जो एकदम खुद कही थी कि मोस्टली स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का वही सेम फार्मूला अडॉप्ट किया और बीच में जो सवाल था जो इंक्वायरी थी उसके ऊपर लिखा ही नहीं। हमने जी इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद हाँ फेमिनिज्म पूछा है तो हम फेमिनिज्म भी लिख देते हैं। चलो वो कह रहा है कि कौन सी टाइप, तो हम पहले टाइप तो बताएं कि कौन सी है। फिर हमने टाइप के ऊपर 2 पेज लिख दिए, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। लो जी 3-4 पेज इसके ऊपर हो गया। अच्छा, फिर हम बताते कि भाई पाकिस्तान के अंदर विमेन का स्टेटस कौन सा है, किस तरह कैसा है, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो बताया। फिर हम आते हैं कि हम कहते हैं कि चलो भाई कोई कहता है फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म जो है वो एलिवेट कर सकता है, कोई कहता है रेडिकल, कोई कहता है साइकोलॉजिकल। इसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया और कंक्लूड कर दिया। यकीन करें, यकीन करें, जब एग्जामिनर आपके इस तरह के सवाल के ऊपर देखेगा वो आपको 5 से ज्यादा नंबर नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसने ना आप सिर्फ ये पूछा है कि डेफिनेशन बताओ मुझे, उसने ये नहीं पूछा कि मुझे टाइप्स बताओ, उसने ये नहीं पूछा कि विमेन का स्टेटस क्या है। हाँ, इसको आप एक पैराग्राफ के अंदर मैक्सिमम 2 के अंदर बयान कर लें, मगर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए उसकी इंक्वायरी के ऊपर। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं, ठीक है, जो मैंने दूसरा सवाल लिया है, और मेरा फोकस ऐसे ही सवालात के ऊपर होगा इस सेशन के अंदर जिससे आपको सोचना पड़े। अब सवाल आया था कि लैंग्वेज इज जेंडर्ड, व्हाट डज दिस इंप्लाई?
अगर मैं यहाँ होता तो मैं किस तरह से लिखता, या एक अच्छे एस्पिरेंट को किस तरह से लिखना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 5 से 6 लाइन का, 7 लाइन का। उसके बाद हमने थोड़ा बता दिया कि लैंग्वेज एक इसेंशियल मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर हम डायरेक्ट सवाल के ऊपर आएंगे, डिकंस्ट्रक्टिंग द टर्म जेंडर, जेंडर होना या जेंडर लफ्ज का मायना क्या है, और लैंग्वेज इज जेंडर। फिर हम डायरेक्ट अपनी मेन पॉइंट के ऊपर आएंगे कि यस, लैंग्वेज जो है वो जेंडर्ड है। किस तरह से? सबसे पहले भाई, जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बाइनरिज्म होता है, और वो वर्ड्स जेंडर क्वालिटीज को इंप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं रात दिन, ठीक है, सुबह शाम, मर्द औरत, ठीक है, खिजां बहार। अब ये खिजां बहार, रात दिन, सुबह शाम, ये क्या है? इसके अंदर जेंडर क्वालिटीज नहीं होती। ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर अथॉरिटेटिव इंक्लिनेशन है टुवर्ड मैस्कुलिन, ठीक है। जब आपके जहन के अंदर जब लफ्ज बॉस आता है तो आप किसको जहन में उठा दें? एब्सोल्युटली हमारे जहन में मेल जेंडर आता है। फीमेल रोल्स को किस तरह से जेंडर मीडिया के थ्रू पोर्ट्रे किया जाता है, वो वर्ड्स का इस्तेमाल जिससे मेल सेंटर्डनेस आपको शो होती है। कैमरामैन, चेयरमैन, हम ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं ना। उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स के अंदर ग्रामेटिकल जेंडर के एग्जिस्टेंस, उर्दू के अंदर देखें, हिंदी देखें, पश्तो देखें, ठीक है। तूफान आता है, तूफान आना किसको शो कर रहा है? मैस्कुलिनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। केयर थ्योरी, जेंडर परफॉर्मेटिविटी, कलर्स, सेंस, ये सारी चीजें क्या हैं? जब ये लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती हैं तो इसके अंदर क्या होता है? जेंडर्डनेस आपको दिखाई होगी। और फिर हम 2-3 एक पेज के ऊपर मैयर बता दें कि भाई हमने जो जेंडर न्यूट्रल वोकेबलरी है उसको अडॉप्ट किया जाए, जो लैंग्वेज का कॉर्पोरा है उसको रिविजिट किया जाए, और जेंडर अवेयरनेस थ्रू लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका आंसर होना चाहिए जिससे एग्जामिनर आपका सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कुछ सवाल उठाए हैं पास्ट पेपर से, और मेरा फोकस इस बात के ऊपर नहीं होगा कि मुझे अब आप बताएं। अब मैंने आपको असाइनमेंट दे दी कि भाई मुझे अब बताएं कि फेमिनिज्म की टाइप्स कौन सी हैं, और मुझे असाइनमेंट में आपको दूं और आप लिखें या नहीं। मेरा मकसद ये है कि आपको उन सवाल के ऊपर फोकस करवाया जाए जिससे ये हो कि आप जब पेपर में बैठे तो आप आर्ग्यूमेंट जनरेट कर सकें। अब वो सवाल तो जाहिर सी बात है मुझे नोट लिख के दें कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज क्या है, उसके ऊपर लिखें, फेमिनिज्म की टाइप्स के ऊपर मुझे बताएं, ठीक है। ये सारी चीजें पहला सवाल हमने किया। दूसरा सवाल था कि भाई इन द लास्ट 2 decades globalization has had a huge impact on the lives of women in developing nations including Pakistan. What are the impacts of global political economy on Pakistani women? अब देखें इस सवाल के अंदर आप न सिर्फ जेंडर स्टडीज को टच कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को भी कर रहे हैं, और समहाउ आईआर। उसके बाद नोट आया था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, इसके ऊपर नोट लिखें। उसके बाद सवाल आया कि जेंडर हैज मल्टीपल मीनिंग्स, हाउ डू यू डीकंस्ट्रक्ट द वर्ड जेंडर। उसके बाद लैंग्वेज इज जेंडर्ड, व्हाट डज दिस इंप्लाई, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। उसके अलावा 2022 के सवाल आया था कि डिस्क्राइब इन 2 वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट अबाउट फेमिनिज्म इन डिटेल। अब यकीन करें स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि वेस्टर्न थॉट कौन से हैं, जबकि यही चीज उसने घुमा फिरा के पेश की, जिस तरह रेडिकल फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म है, ठीक है, और साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है, ये सारे वेस्टर्न थॉट्स हैं फेमिनिज्म के ऊपर। उसके अलावा आपके मुताबिक मेन इश्यूज कौन से हैं विमेन एज रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान? ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आपको मैं अब ऐसे बताता हूं कि क्यों जेंडर स्टडीज इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, कि ये किस तरह से ये ऐसे के अंदर आपको हेल्प करती है। अब 2003 का आप देखें सिलेबस जो है, क्या कहते हैं, ऐसे है। सबसे पहले परसिक्यूटेड पुअर वुमेन, 2007 में आया द स्टेट ऑफ विमेन राइट्स इन पाकिस्तान, 2009 के आया स्टेट ऑफ विमेन इन इस्लाम। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एग्जामिनर आपका ऐसे में पूछे कि विमेन का इस्लाम के अंदर स्टेटस क्या है, आपको कैसे लिखना है, और अगर इस्लामियात के पेपर में अगर आए स्टेटस ऑफ विमेन इन इस्लाम तो आपको कैसे लिखना है। तो क्योंकि दोनों का जो
इंक्वायरी वो तो एक ही है, देन व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस, ऐसे के अंदर उसको किस तरह लिखना होगा और एक इस्लामिया सब्जेक्टिव पेपर के अंदर किस तरह से। फिर 2010 के अंदर आए, देखें व्हाई देयर इज नो स्टेटस ऑफ थर्ड जेंडर इन पाकिस्तान। 2010 के अंदर दोबारा दूसरा आपको ऐसे आया है, कैन वीमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान। फिर 2011 के अंदर, डज पाकिस्तान सोसाइटी रिगार्ड वीमेन एज द एंजल इन द हाउस और द सोर्स ऑफ ऑल इविल्स। आपकी सारी आपकी सोशल ऑब्जर्वेशन होगी, आपकी जितनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, आपने जितने अच्छे से इन टॉपिक्स को डील किया होगा, आप उतने अच्छे से आप ऐसे को डील करेंगे। उसके बाद 2012 के अंदर और 3 टॉपिक्स 2013 के अंदर आए हुए थे। उसके बाद जिस तरह से जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, 2016 में वही टॉपिक रिपीट हुआ। उसके अलावा फ्रेलिटी दाय नेम इज वुमन, फिर 17 के अंदर, 19 के अंदर, 20 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर और 23 के अंदर जो सवाल बड़ा मशहूर हुआ था, मीम बनी जिसके ऊपर कि बॉयज विल बी बॉयज। मैं आपको क्लास के अंदर ये ऐसे पूरा इसकी आपको मैं बताऊंगा कि बॉयज विल बी बॉयज कौन से टॉपिक, कौन सा जो एस्पेक्ट है जेंडर स्टडीज का उससे लिया गया है और किस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा सर, आपको मैं सिंपली बताता हूं। देखिए 2022 में आया था कि भाई कौन से चैलेंजेस हैं, जो ऐसे आया हुआ था। ठीक है, ऐसे ये था कि भाई कंट्रोवर्शियल इश्यूज कौन कौन से हैं फेमिनिज्म के अंदर, कंटेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब वुमेन राइट देखें, अब आपका एस आउटलाइन जो है वो सिर्फ यही है, लिबरल फेमिनिज्म क्या है, रेडिकल क्या है, पोस्ट साइको एनालिटिकल, मार्क्सिस्ट और उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। जबकि पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, ब्लैक फेमिनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फेमिनिज्म भी एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा इको फेमिनिज्म भी एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिसको हम मल्टीट्यूड में कहते हैं फेमिनिज्म्स। ठीक हो गया? अब एक रफिया ज़करिया जो पाकिस्तानी राइटर हैं, उनका एक किताब है अगेंस्ट व्हाइट फेमिनिज्म, जिसका मैं आपको बुक रिव्यू पढ़ाऊंगा और बताऊंगा उसके अंदर किस किस तरह से वो कहती है। भाई बात सुने, अब ये सारी चीजें शेप करती हैं आपकी विमेन राइट्स की मूवमेंट्स को। ठीक है, जिस तरह से पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म के अंदर ये डिबेट होती है कि भाई जो वेस्टर्न जो फेमिनिज्म के अंदर मूवमेंट्स थी, जो थियरीज हैं, वो सिर्फ जो व्हाइट मिडिल क्लास विमेन है उसके इश्यूज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब कॉलोनियलिज्म आया, उनके जो किस तरह से उनकी विमेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, उन्होंने तो हमारे मसाइल को बयान ही नहीं किया। फिर पोस्ट मॉडर्न में पढ़ेंगे कि भाई देखे जो व्हाइट किला, जब उन्होंने सेकेंड वेव में कहा था कि भाई विमेनहुड उसका नाम दिया था, जब उन्होंने कहा था कि एक्सपीरियंस ऑफ वन विमेन इज इक्वल टू ऑल, वो एक्सपीरियंस सारे दूसरों के एक जैसे ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जरूरी नहीं जो एक थर में लड़की बैठी हुई हो, एक इंडिया के राजस्थान इलाके में बैठी है, उसके मसाइल भी वही होंगे जो इंडिया सॉरी जो न्यूयॉर्क की विमेन के मसाइल होंगे। जो मसाइल लैया की विमेन के हैं वो इस्लामाबाद की विमेन के नहीं होंगे। समझ बात आ रही है? तो इस तरह से अब जब ये चीजें आप पढ़ेंगे, एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो आपको आपके क्या कहते हैं सारे जाविये पर्दे आपके पास आपके आप खुल जाएंगे कि ये चीज है क्या, हमने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। ठीक हो गया? अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सेशन आपको क्यों लेना चाहिए और किस तरह से आप ये टेक्निक्स बिल्ड करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम इस सिलेबस को सिर्फ रिकमेंडेड रीडिंग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक हो गया? उसके अलावा करंट लिटरेचर जितना भी जेंडर स्टडीज के ऊपर हम वो भी देखेंगे। हम सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, दूसरे एस्पेक्ट हैं आपके रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ग्लोबल। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे। वुमेन एंड थर्ड वर्ल्ड है, वुमेन पाकिस्तान है, सोसाइटल डोगमाज हैं, टैबूज हैं, ये सारे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक के साथ आपको एक नया बुक रिव्यू दूं ताकि आप उसको साइट कर सकें अपने पेपर्स के अंदर, रेफरेंसेस दे सकें। और उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे कि उस टॉपिक्स के अंदर, उस पूरे चैप्टर के अंदर राइटर्स कौन कौन से थे, पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी, एजेंसीज कौन कौन सी जिसने उस लिटरेचर के अंदर अपना किरदार अदा किया। इंट्रोडक्शन जेंडर स्टडीज से लेकर विमेन इन पाकिस्तान तक। ठीक है,
उसके अलावा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से बुक लिखे गए हैं, पाकिस्तानी विमेन के ऊपर किस किस तरीके से पेपर एनालिसिस हुआ है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट ग्लोसरी जेंडर स्टडीज के अंदर जो है, जो एक बुनियाद है कि भाई अगर सपोज करो आपको कोई कहे कि भाई जेंडर सेंसिटिव क्या होता है, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है। क्योंकि देखें, अगर मैं सिंधी हूँ, सामने बलोच होगा और उसको सिंधी नहीं आती, मुझे बलोच नहीं आती, तो कोई ऐसा मीडियम तो होना चाहिए जिसके जरिए हम आपस में कनेक्ट करें। तो जब आपका एग्जामिनर जेंडर स्टडीज के अंदर पीएचडी करके बैठा हुआ है, वो तो यही एक्सपेक्ट करेगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये पेपर अटेम्प्ट किया है, और उसके माइंड में भी यही थॉट होगी कि स्टूडेंट जो है वेल वर्स्ड है इन जेंडर स्टडीज, तो उसको जेंडर स्टडीज की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आती होगी। ठीक हो गया। और टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए आई विल गिव यू टास्क, डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। उसके अलावा एमसीक्यूज प्रिपरेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, आई विल प्रोवाइड हैंडबुक एंड आल्सो वी विल कवर द जो एमसीक्यूज प्रिपरेशन होगी हैंड इन हैंड, मतलब डेली से आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से ये सवाल आ सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, इस सब्जेक्ट की वास्टनेस के हवाले से ना सोचें, जस्ट डेप्थ सोचें। और ये सारी चीजें जब मैं आखिरी लेक्चर जब मैं आपको दूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का, उसके अंदर समंदर को हम कूजे में बंद कर लेंगे। आपको यकीन करें, आपको ऐसा महसूस होगा कि जेंडर स्टडीज के आप सारे टॉपिक्स को आपने एक पेज के ऊपर कवर कर लिया। सर, जेंडर स्टडीज के लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक तो मैं नहीं कह सकता, देयर आर बुक्स स्पेशली, और उसके अंदर आपका सबसे पहले की कॉन्सेप्ट का बुक है एक, ठीक है। और उसके अलावा जूडिथ बटलर का एक किताब है, केयर थ्योरी है, ठीक हो गया। और नायला कबीर का है रिवर्स रियलिटीज, ठीक है। 5-7 बुक्स हैं। आपको मैं आउटलाइन शेयर करता हूं जो इससे हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, मैं किस तरह से एवोल्यूशन करूंगा आपकी। अब जो स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच नहीं कर सकते, जो दूसरे शहर के अंदर है, वो मुझे अपनी कॉपी भेजेंगे पीडीएफ फाइल की, सवाल अटेम्प्ट करके मैं उनको एवेल्यूट करूंगा, और उसके बाद उसका जो फीडबैक होगा मैं उनके साथ कॉल पे डिस्कस करूंगा। और जो स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, तो वो ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी दिन हम एक स्पेसिफिक दिन रख लेंगे ताकि वो और अपनी जो एवोल्यूशन है वो करवा सकें, और उसके अलावा वो पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूं कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। कल का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा की कॉन्सेप्ट इन जेंडर स्टडीज, जो किताब है जेन पिल्चर की, उससे हम ये चीज कवर करेंगे। सेकंड लेक्चर जो होगा वो फेमिनिस्ट थ्योरीज के ऊपर होगा, जिसमें मोस्टली फोकस होगा रोजमेरी टोंग का बड़ा मशहूर जमाना किताब है फेमिनिस्ट थॉट, और उसके अलावा लीसा डिच का किताब है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। उसके अलावा जो मुझे करंट लिटरेचर मिला वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। और इन थ्योरीज के अलावा हम 3 और थ्योरीज भी पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है, ब्लैक फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म है, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर जो किताब मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं ये आप देख लें, और ये मैं आउटलाइन आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। अब हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे नहीं आएंगे, जेंडर स्टडीज क्या है किस तरह, हम पहले फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ेंगे। मसला क्या है, कहां से शुरू हुई थी, जेंडर स्टडीज की जरूरत क्यों आई, ये डिबेट दुनिया के अंदर क्यों आई, इसकी वजूहत क्या थी, कौन से वो इवेंट्स थे जिन्होंने इस चीज को शेप किया, विमेन कैसे उठी, उनके मसाइल क्या थे, हम यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद 3rd नंबर पर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, इसके यूडिथ लॉरबर की किताब है। उसके अलावा केयर अनडूइंग जेंडर है, जेंडर ट्रबल है। फिर हम आएंगे 4th जो हमारा पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। जब आप तीनों लेक्चर जो तीनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे, देन आपको ये चीज मैं सिंपली कह रहा हूं हलवा लगेगी कि जेंडर स्टडीज है क्या। और उसके अंदर ये जो रेड पॉइंट है, ये आप वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर जो अप्रोचेज आती हैं। फिर जेंडर एंड गवर्नेंस, विमेन के एज वोटर पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, एज कैंडिडेट कौन कौन से इश्यूज हैं, एज रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं, और जो पॉलिटिकल कोटा है पाकिस्तान के अंदर उसका जेंडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इसके अंदर मोस्ट फेवरेट किताब है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मेकिंग कोटाज वर्क फॉर विमेन बाय होमा हॉटफोर एंड मोना जाली। एंड देन 7th जो होगा वो जेंडर बेस्ड वायलेंस,
ठीक हो गया। स्टडीज ऑफ विमेन इन पाकिस्तान एंड केस स्टडीज ऑफ मुख्तारा माई, मलाला यूसुफजई एंड शर्मिन उबैद चिनॉय। ठीक है, ये हमारा सारा कोर्स हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, अब जो ब्लैक में है वो भी हम कवर करेंगे, मतलब हमारा फोकस जो होगा इन चीजों के ऊपर होगा, ताकि आपको हर तरह, जो मैंने आपको कहा ना, सोशोलॉजी से, साइकोलॉजी से और पॉलिटिक्स से, लिटरेचर से, उसके अलावा जो बाकी नॉवेल्स लिखे गए हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ड्रामाज हैं, मैं आपको उनकी भी समरीज प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर एंड कट आपके जहन के अंदर हो। ठीक है, और ये आपको मैं वो चीज प्रोवाइड नहीं करूंगा कि भाई मैं आप ऐसा करोगे ना, ये इस एकेडमी का बुक खरीद लो, उससे आप सारा कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वो आपसे बात कर चुका है कि ये चीज जो है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंटेंट सिमिलर प्रोड्यूस होता है, आर्ग्यूमेंट के अंदर वो वास्टनेस, वो यूनिकनेस नहीं होती, स्टूडेंट सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि जो आप मेरे साथ सेशन लेंगे तो आपके ऊपर जो मेहनत हो और आप कल को डिफरेंस कायम कर सकें और 70+ अच्छे मार्क्स ले सकें, और उसके बाद आपके पास इन सारी चीजों का इल्म आए कि आप किस तरह से चीजों को डाइवर्स तरीके से देख सकते हैं और आप चीजों को समझ सकें। ठीक हो गया। तकरीबन 18 से 20 लेक्चर होंगे। सब्जेक्ट को प्लीज लाइटली मत लें। ठीक है, आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको हेल्प करेंगे। मैंने आपको एसए का बताया, मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर का बताया। टॉपिक्स आते रहते हैं। क्लास सैटरडे, मंडे सैटरडे होगी, टाइमिंग हमारी यही होगी। और जो ज्वाइन करेंगे सेशन इस जेंडर स्टडीज का, तो फिर मैं उनके साथ डिस्कस कर सकता हूं कि वो किस टाइम कन्वीनियंट है। ठीक है, मेरी अपनी सारी इम्पोजिशन नहीं होगी, आई विल डिस्कस विथ यू कि कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है। जो मेजॉरिटी होगी, जाहिर सी बात है, वो अथॉरिटी होगी इस सेंस के अंदर, मैथ बाकी हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो ड्यूरेशन क्लास की होगी, वो टॉपिक किस तरह का है, मैंने आपको सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करवाना, ना ही मेरा ये मकसद है कि मैं आपको सिलेबस कवर करा दूं, आपकी जो बस फीस लेके आपको मैं कहूँ कि भाई ये चीज करो, ये चीज नहीं। ये होगा कि अगर किसी को भी टॉपिक समझ में नहीं आए, मैं सारा रिपीट करूंगा। उसके अलावा कोटेशंस हैं, स्टोरी है, पोइट्री है, जो भी चीज आपके इसके अंदर है, मैं आपको वो सारा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप न सिर्फ इसमें मुफीद हों, सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर, आपको ऐसे के अंदर भी हेल्प करे और आपकी आर्ग्यूमेंट अच्छी तरीके से बिल्ड हो। फीस जो है सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए भी, जब मैं स्टूडेंट होता हूँ, और जाहिर सी बात आपके लिए भी होगा। 4,000 फीस से ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं है, अफोर्डेबल है। और जो ये ज्वाइन कर सकते हैं सेशन, तो वो ये नंबर है मेरा खुद का है, इसको आप कांटेक्ट इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अब आते हैं, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। आप में से अगर किसी का सवाल हो तो वो जरूर पूछे। आई वेलकम।